गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज एक करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 13 जून। तो आइए देखते हैं कि 13 जून से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग की पहली न्यूज है क्या, जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर। यह जो होता है दोस्तों न्यूज में है। पहले ये जानिए कि ये कहाँ स्थित है, कहाँ पर बन रहा है, ये कहाँ पर, तो उड़ीसा में। कहाँ बन रहा है? उड़ीसा में। पहले तो ये पूछेगा कि जगन्नाथपुरी कहाँ बन रहा है, हेरिटेज कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर उड़ीसा में बन रहा है। दूसरा यह पूछेगा क्या, दूसरा आपसे पूछेगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर किस भगवान की है, तो याद रखिएगा भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जी की, उन्हें ही जगन्नाथ बोला जाता है। ठीक है। तीसरा आपसे पूछेगा कि यह जो जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर है, ठीक है, वो भगवान विष्णु की मंदिर है, तो एक रथ यात्रा निकलती है, फेमस रथ यात्रा निकलती है ना, बोलते रथ यात्रा किस जो होता है कि कहाँ निकलता है, तो ये याद रखिएगा किस स्टेट में निकलता है, तो उड़ीसा में। तो जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड है यहाँ का रथ यात्रा। रथ यात्रा उत्सव कहाँ होता है, तो ये अभी उड़ीसा में ही होता है, ये आपको याद रखना है। तो जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर न्यूज में है क्योंकि वह उड़ीसा में स्थित है। किसकी है वह? भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है जिन्हें जगन्नाथ भगवान बोला जाता है, और रथ यात्रा महोत्सव यहीं का है, उड़ीसा। उड़ीसा से याद रखिए, अभी अभी उड़ीसा में आसानी चक्रवात आया था। आसानी चक्रवात, कौन सा चक्रवात आया था दोस्तों? आसानी चक्रवात आया था। ठीक है, उड़ीसा में। कहाँ पे उठा था? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ उठा था? बे ऑफ बंगाल में। आसानी का मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आसानी का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा आसानी का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। और पूछेगा आपसे कि आसानी चक्रवात नाम किसने दिया, नेम किसने दिया, और तो यही तो आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना यह नेम किसने दिया? श्रीलंका। किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? टीयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, श्रीलंका में ही क्या है? हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है? श्रीलंका में। किसका अधिकार है? चाइना का। ये भी आपको याद रखना है। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि कलिंग वार कब हुआ था, अगर कलिंग वार के बारे में पूछे तो कलिंग वार, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक द्वारा लड़ा गया था यह युद्ध। और इस युद्ध में अगर पूछे कलिंग युद्ध का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था उसका, तो हाथी प्राप्त करने के लिए उसने सिर्फ युद्ध लड़ा था। ठीक है, किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स। और दोस्तों क्या हुआ, क्यों न्यूज में था, वो है क्या है, जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर। पहले पूछेगा कहाँ बन रहा है, आपको याद रखना है उड़ीसा में। यह भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिन्हें जगन्नाथ भगवान भी कहा जाता है। रथ यात्रा महोत्सव इसी यहीं से रिलेटेड है, यहीं पे होता है। ठीक है, आसानी चक्रवात न्यूज में क्यों है, उड़ीसा में ही आया था आसानी चक्रवात, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आसानी चक्रवात कहाँ आया था? उड़ीसा में। इसका आसानी का अर्थ क्या होता है? क्रोध। ठीक है, नेम क्या है, किसने दिया आसानी, नेम किसने दिया? श्रीलंका ने। श्रीलंका क्या कहा जाता है? टीयर्स ऑफ इंडिया। और हम्बनटोटा जो पोर्ट है उस पर किसका अधिकार है? चाइना का। लेकिन है किसका? श्रीलंका का। याद रखिएगा कहाँ है? श्रीलंका में है। अधिकार किसका है? चाइना का। आइए दोस्तों, अब हमने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि IPEF क्या है। क्या दोस्तों? IPEF। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि IPEF न्यूज में क्यों है और वो क्या है। ठीक है, देखिए IPEF। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी यह न्यूज में है। ठीक है, न्यूज में होने का कारण क्या है कि अभी क्वाड 2022 की बैठक हो रही है। कहाँ? टोक्यो में। कहाँ दोस्तों? टोक्यो में। यह कहाँ है? जापान में। कहाँ स्थित है? जापान में। IPEF देखिए किस क्यों रिलेटेड है, क्वाड की समिट में इसको अनाउंस किया गया है। किसकी समिट में अनाउंस किया गया है? IPEF को क्वाड की समिट में अनाउंस किया गया है। क्वाड की समिट 2022 कहाँ हो रही है? टोक्यो, जापान में। ये आपको याद रखना है। क्वाड का फुल फॉर्म दोस्तों क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, संकल्पना किसने दी कि होना चाहिए, क्या क्वाड होना चाहिए? शिंजो आबे।
शिंजो आबे, ये आपको याद रखना है। किसने दी? शिंजो आबे ने। याद रखिएगा कि क्वाड की 2022 की बैठक जापान में हो रही थी। क्वाड में कितने कंट्री है? 4 कंट्री। कितने कंट्री है दोस्तों? 4 कंट्री। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और यूएसए है। ये 4 कंट्री है किसमें? क्वाड में ये 4 कंट्री हैं। आईपीईएफ की इसमें संकल्पना दी गई। पूछेगा कि आईपीईएफ की संकल्पना किसने दी, मतलब को किसने कहा कि आईपीएफ होना चाहिए? जो बाइडेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसने कहा? जो बाइडेन ने कहा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आईपीईएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आईपीईएफ। आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आईपीईएफ की उद्घोषणा किस बैठक के दौरान की गई, तो याद रखिएगा यह क्वाड समिट के दौरान इसकी की गई। ठीक है, किस किस समिट के दौरान की गई दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है कि यह क्वाड की बैठक के दौरान की गई। क्वाड 2022 की बैठक कहां हो रही है? जापान में हो रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यूपीएससी और पीएससी पूछ सकता है, क्या यह कोई जो होता है कि फ्री ट्रेड डील है? तो याद रखिएगा कि यह कोई आईपीईएफ जो होता है, यह कोई भी फ्री ट्रेड डील नहीं है। ये आपको याद रखना है। आईपीईएफ जो बैठक क्वाड समिट में इसकी उद्घोषणा की गई जो बाइडेन द्वारा, तो क्या आप आपसे पूछेगा क्या यह कोई फ्री एग्रीमेंट डील है, फ्री ट्रेड डील है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये कोई फ्री ट्रेड डील नहीं है। ठीक है, 4 कंट्री होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। जो बाइडेन द्वारा दोस्तों इसको क्या किया गया है? इसको अनाउंस किया गया है कि क्या होना चाहिए? आईपीईएफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों की रही। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो है इंडिया के ताकत को बढ़ाना। क्वाड को मिनी नाटो कहा जाता है। अगर आप क्वाड में सम्मिलित है तो आपका भी जो वर्चस्व, अगर इंडिया का वर्चस्व इंडियन ओशियन में है तो चारों कंट्री का है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसके वर्चस्व को, वहां के प्रॉस्पेरिटी को और से अधिक बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। आईपीएमडीए, ठीक है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, ये क्या है? आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप दोस्तों आईपीईएफ, अगर आपसे पूछे कि आईपीईएफ में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में कितने कंट्री हैं, अगर ऐसे पूछ ले कि आप कितने देश हैं, तो याद रखिएगा इसमें कितने देश हैं? 13 कंट्री सम्मिलित है। कितने देश? 13 कंट्री। याद रखिए कितने? 13। 7 आसियान के, 7 किसके? आसियान के, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, प्लस क्वाड के, किसके? क्वाड के कितने हुए? 4 और 2 है, एक है न्यूजीलैंड, क्या दोस्तों? एक है न्यूजीलैंड और एक है साउथ कोरिया। ये आपको याद रखना है यही। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसमें टोटल कितने कंट्री ने हिस्सा लिया है तो 13। 7 आसियान देशों से हैं, क्वाड में 4 हैं, तो 7 4 11 हुआ। टोटल 13 कंट्री हैं, तो एक न्यूजीलैंड है और एक साउथ कोरिया है। पूछ सकता है कि कौन से कंट्री सम्मिलित हैं। आइए आईपीएमडीए के बारे में समझते हैं कि आईपीएमडीए क्या है। ठीक है, इसकी भी जो संकल्पना दी गई, अर्थात इसकी भी जो उद्घोषणा हुई है वह क्वाड 2022 में ही हुई है। कब हुई है? क्वाड 2022 में ही हुई है, जिसकी बैठक जापान में हो रही है। इसके पहले ही बता चुका हूं, कहां? क्वाड 2022 में हुई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इलीगल फिशिंग को रोकना। इलीगल फिशिंग को रोकना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इलीगल फिशिंग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है, या डार्क शिपिंग को रोकना।
डार्क शिपिंग को रोकना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इलीगल फिशिंग को रोकना या डार्क शिपिंग को रोकना। IPMDA, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ ले कि फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, क्वाड 2022 के दौरान इसको भी लॉन्च किया गया है। इलीगल फिशिंग या डार्क शिपिंग को रोकना। डार्क शिपिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप किसी समुद्र में, जो होता है कि सबका एक एरिया निर्धारित होता है, आप किसी दूसरे समुद्र की क्षेत्र में, सीमा में चले जाते हैं, तो उसे डार्क शिपिंग कहा जाता है। डार्क शिपिंग के तहत आप क्या करेंगे? इसके तहत क्या करेंगे कि जो उन लोगों का रडार लगा हुआ होता है, ठीक है, रडार लगा हुआ होता है, आपके पास एक ऐसा यंत्र होता है जिसके तहत आप उस रडार के पकड़ में नहीं आएंगे और वहां से इलीगल फिशिंग करके अपने देश में लाएंगे। और याद रखिएगा कि इलीगल फिशिंग करने में कौन सा देश टॉप पर है? डार्क शिपिंग करने में कौन सा देश टॉप पर है? तो चीन टॉप पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चीन अपने नाविकों को प्रोत्साहित करता है कि आप जो होता है यह काम करिए, तो ये आपको याद रखना है कि इलीगल फिशिंग या डार्क शिपिंग करने में कौन सा देश टॉप पे है? तो चीन टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों की रही IPMDA। आइए अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। क्या? भारत, अपने इंडिया के बारे में न्यूज निकली है, तो देखते हैं दोस्तों कि भारत के बारे में क्या न्यूज निकली है। भारत, भारत के साथ न्यूज निकली है। क्या है कि भारत जो है विश्व का सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदता है? याद रखिएगा, रूस सबसे बड़ा भारत का हथियार, भारत रूस से सबसे ज्यादा अपने हथियार मंगवाता है। कहां से? रूस से। अगर पूछेगा कि यह रिपोर्ट किसकी है, सबसे ज्यादा हथियार भारत रूस से मंगवा रहा है, अगर पूछेगा कि यह रिपोर्ट किसने दी? सिप्री ने। किसने दी दोस्तों? सिप्री ने। सिप्री की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1966 में। अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो, फुल फॉर्म पूछ दे दोस्तों, तो अगर आपसे सिप्री की फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ के इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सोलना इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखिएगा सोलना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सोलना में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। सिप्री के फुल फॉर्म पूछेगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1966 में। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इसकी अभी अभी रिपोर्ट आई है। क्या रिपोर्ट आई है? तो रिपोर्ट ये आई है कि भारत सबसे ज्यादा अपने आर्म्स डील किसके साथ करता है? रसिया के साथ करता है, रसिया के साथ, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। क्या? वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। ठीक है, कहां हुआ है और किसके द्वारा यह कराया जाता है? वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। क्या दोस्तों? वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। पहले जान लेते हैं दोस्तों FRB। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट दोस्तों इसके, ठीक है, बाद है। तो हम समझते हैं पहले कि FRB क्या है। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि एफआरबी की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म फास्ट रेडियो ब्रस्ट, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि यह अंतरिक्ष द्वारा सिग्नल प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, अंतरिक्ष में सिग्नल मिला है। ठीक है, वो अभी ऐसी आकाशगंगा का ठीक है, एफआरबी मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है फास्ट रेडियो ब्रस्ट। ठीक है, इसके तहत अंतरिक्ष में हमें सिग्नल मिला है। ठीक है, अंतरिक्ष में हमें सिग्नल मिला है ऐसी आकाशगंगा का। ठीक है, कैसी आकाशगंगा का, जो 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, कितने अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष, हमारे पृथ्वी से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि और भी एलियन टाइप के जो हम लोग सुनते हैं या फिर मूवी में देखते हैं वो विद्यमान हो, क्योंकि ऐसा सिग्नल मिला है। अभी साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं, पता नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से जो होता है कि मतलब किस चीज का सिग्नल है, रीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब एनालिसिस हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसा रेडियो सिग्नल मिला है। ठीक है, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। ठीक है, कि कौन कराता है वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। ठीक है, कौन जारी करता है यह रिपोर्ट, पूछेगा कौन जारी करता है, ILO, ये आपको याद रखना है। इसकी बैठक 2022 की कहां चल रही है, जनेवा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस्टेब्लिशमेंट पूछेगा इसकी कब हुई, तो 1919 में। हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहां हुई, जनेवा में, ये आपको याद रखना है। ILO की बैठक 2022 में होती है जनेवा में। स्टेब्लिश 1919 ईस्वी में जनेवा में, हेडक्वार्टर जनेवा में। यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देता हूं, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ORGANIZASATION भी होता है, ZATION मैं लिखता हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एस लिख दूं तो एस लीजिए, हम एस लिख दे रहे हैं, SATION ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो होता है कि इसकी फुल फॉर्म होती है। बैठक 2022 की जनेवा में हो रही है, स्टेब्लिश 1919 में, हेडक्वार्टर जनेवा में। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO द्वारा जारी करता है। इन स्पेस का अभी मोदी जी द्वारा जो होता है दोस्तों उद्घाटन हुआ है। देख जानते हैं कि इन स्पेस का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया है। ठीक है, इन स्पेस का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया है, न्यूज में क्यों, क्योंकि इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ, अहमदाबाद में। हेडक्वार्टर पूछेगा, अहमदाबाद, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ है, तो अहमदाबाद में। ठीक है, किसने उद्घाटन करा, मोदी जी। ये कौन है, PM है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर उद्घाटन किसने किया, हमारे मोदी जी ने कहा किया है। किसका उद्घाटन, इन स्पेस का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और अहमदाबाद हेडक्वार्टर हो गया इन स्पेस का। हाँ सॉरी, अगर आपसे पूछे कि इसका एक्ट कब आया था, मतलब कब किया गया था कि होना चाहिए, इसकी मतलब एक इन स्पेस सेंटर होना चाहिए, एक्ट कब आया था, 2020 में। ये भी आपको याद रखना है। मतलब एक्ट मतलब कहा गया था कि यह इन स्पेस सेंटर होना चाहिए
तो 2020 में यह एक्ट आया था, उद्घाटन करा मोदी जी, पीएम है। अहमदाबाद क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको बस इतना ही याद रखना है इन स्पेस सेंटर से, जो कि न्यूज में। आइए देखते हैं कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप कहां लॉन्च किया गया है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप कहां लॉन्च किया गया है? लॉन्च इन महाराष्ट्र। कहां लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। ये आपको एस्ट्रिक मार्क 2-3 मार्क लेने हैं। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य 2022 में बना। ये भी आपको याद रखना है। क्या महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बना कब? 2022 का महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं पूछता है कि किस धर्म से रिलेटेड है। धर्म जैन, हिंदू और बौद्ध, तीनों धर्मों से रिलेटेड है। ठीक है, जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों धर्मों से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है, जैन, हिंदू और बौद्ध। अजंता की गुफाएं पूछे किन किन धर्मों से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से क्यों रिलेटेड है? किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से रिलेटेड है? तो यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जैन, हिंदू और बौद्ध यह तीनों धर्म से रिलेटेड है। एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं जैन, हिंदू, बौद्ध 3 धर्म से रिलेटेड है। अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य 2022 में कौन बना है? महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की लैंग्वेज क्या है? मराठी। आपसे पूछेगा कि मराठी क्या संविधान में इसको जगह मिला है? तो हाँ, याद रखिएगा, यह है लैंग्वेज जो हमारे संविधान में 22 है, तो उसमें भी मराठी को जो होता है स्थान दिया गया है। ये आपको याद रखना है। आइए लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, अभी अभी जो क्या कहते हैं कि कुतुब मीनार में और विष्णु स्तंभ लेकर दोस्तों विवाद चल रहा है, तो उसमें देखते हैं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का क्या रोल है। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में शुरू हो गया था। शुरू हो गया था, ये आपको याद रखना है। कब? 1192 ईस्वी में। तैयार हुआ 1206 ईस्वी में तैयार हो गया। ठीक है, बनकर। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कौन था? यह गौरी का गुलाम, गौरू का गुलाम था। ये आपको याद रखना। क्या था यह? गौरी, मोहम्मद गौरी का यह क्या था? गुलाम था। तो यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1192 ईस्वी में शुरू हुआ, 1206 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, इसकी विशेषता में देखिएगा तो इसका निर्माण जो होता है दोस्तों, ठीक है, बनना शुरू हुआ, बीच में रुका भी था। टोटल जो होता है इसको बनने में, देखिए, बनना तो 1192 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1206 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया, परंतु इसके बीच में बनने में जो होता है दोस्तों, बीच में बहुत गैप रहा। तो टोटल बनने में, मतलब पूरा जोड़ के टोटल बनने में इसको 4 वर्ष का समय लगा। पहला 4 वर्ष का समय लगा। दूसरा, ठीक है, यह जो मस्जिद है वह 27 हिंदू जैन मंदिरों के मलबे पे बना हुआ है। ठीक है, 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे पर बना है। और तीसरा, यह 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे पर बना है, मतलब उनको तोड़ के इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, और तीसरा अगर आपसे पूछे
कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का तीसरा फैक्ट बताइए। तो याद रखिएगा, यह हिंदू व इस्लामी शैली का, इसमें हिंदू और इस्लामी शैली का अनूठा नमूना है, अनूठा नमूना है। मतलब यह ऐसा मस्जिद है जिसमें हिंदू शैली भी आपको देखने को मिलेगी और क्या इस्लामी शैली भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में है। ठीक है, 1192 ईस्वी में इसको बनाना शुरू किया गया था, 1206 ईस्वी में तैयार हुआ। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, गौरी का गुलाम था। 4 वर्ष में टोटल ऐसे तो 8-14 साल लगे, लेकिन टोटल 1192 ईस्वी में शुरू करा गया था, लेकिन टोटल बनने में जो मैक्सिमम साल लगे पूरा निचोड़ तो 4 वर्ष टोटल लगे। 27 हिंदू जैन मंदिरों को मलबे पर बनाया गया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया होगा पक्का। और तीसरा है हिंदू व इस्लामी शैली का यह अनूठा नमूना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।